गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर एस के तिवारी आज के इस वीडियो में बीएड पार्ट सेकेंड का कोर्स 9 जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग के यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक सीसीई नीड्स एंड इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीचर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को बड़ा ही रुचिकर और आनंददायक लगेगा और उसको आप सही प्रकार से समझ भी पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक सीसीई अर्थात कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पर। और सबसे पहले जानते हैं कि ये सीसीई पैटर्न होता क्या है। तो जो सीसी पैटर्न होता है, जिसको हम फुल फॉर्म उसका होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन स्कूलों में लागू की गई एक नीति है, पॉलिसी है, जिसे 2009 में आरंभ की गई थी। इसका प्रमुख जो लक्ष्य या उद्देश्य है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना एवं मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न बनाना है ना। परंपरागत परीक्षाएं वर्ष में जहां 1 या 2 बार ली जाती थी और उसमें भी काफ़ी अंतराल हो जाता था, फलस्वरूप छात्र अध्ययन सामग्री उस समय तक प्रायः भूल जाते थे और किसी तरह से परीक्षा दे देते थे, अतः उनका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता था। इसी कमी के सुधार के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की ज़रूरत महसूस हुई। अक्सर परीक्षाएं सभी छात्रों को चिंताजनक एवं तनावपूर्ण लगती हैं, अतः इस डर एवं तनाव को दूर करना भी इस मूल्यांकन का प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य होता है। तो चलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को समझते हैं कि ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो देखिए, इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में 2 टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है सतत और दूसरा है कम्प्रिहेंसिव। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंटिन्यूअस यानी सतत ये मूल्यांकन क्या होता है। तो देखिए, सतत मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन होता है जिसमें छात्रों को अधिगम एवं शिक्षण के साथ साथ उनके व्यवहार एवं अनुभव में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ये मूल्यांकन, जो परंपरागत मूल्यांकन था कि जो 6 महीने और साल भर पर हुआ करता था, उसके स्थान पर यह कहता है कि मूल्यांकन 6 या साल भर पर नहीं होना चाहिए, 6 महीने या साल भर पर नहीं होना चाहिए। ये जो मूल्यांकन है वो लगातार होते रहना चाहिए। कोई भी चैप्टर पढ़ाइए, कोई भी टॉपिक पढ़ाइए, तो उसके बाद उसका मूल्यांकन ले लीजिए कि बच्चों ने उस टॉपिक को कितना समझा, नहीं समझा। कहने का मतलब है कि यह जो मूल्यांकन है यह लगातार होना चाहिए और इससे यह ज्ञात हो जाए कि उनके व्यवहार और अनुभव में कितना परिवर्तन आया है। अर्थात प्रत्येक अध्ययन इकाई की समाप्ति के पश्चात छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि पढ़ाया गया पाठ छात्रों को कितना समझ में आया तथा कितना समझ में नहीं आया। इसमें इकाई परीक्षा, मासिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा, सत्र परीक्षा इत्यादि सम्मिलित होते हैं। अब दूसरा टर्म है कम्प्रिहेंसिव। तो जानते हैं कि ये कम्प्रिहेंसिव जो है ये क्या होता है, व्यापकता क्या होती है। तो देखिए, व्यापक मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन होता है जिसमें छात्रों के ज्ञान के साथ साथ उन पक्षों का भी मूल्यांकन किया जाता है जो उसको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अर्थात इसमें शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की वृद्धि एवं विकास को भी जानने का प्रयास किया जाता है। इस कम्प्रिहेंसिव मैंने व्यापकता में क्या है कि उसके अध्ययन का, ज्ञान का तो मूल्यांकन किया ही जाए, लेकिन उन पक्षों का भी मूल्यांकन किया जाए जो कि कहीं ना कहीं इसको प्रत्यक्ष या तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे उनकी रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, मनोवृत्तियाँ, ये सब चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है और साथ में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का, एक्टिविटीज़ का, है ना। और उसके आधार पर हम यह ज्ञात करते हैं कि बालक का या छात्र का अभिवृत्ति और विकास कितना हुआ। तो उपरोक्त विवेचने के आधार पर अगर दोनों को हम मिला के देखें तो इस दोनों टर्मों को मिलाने के बाद कह सकते हैं कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसमें छात्र के विकास के लगभग सभी पक्षों का मूल्यांकन करना होता है, जिसमें उसके ज्ञानात्मक पक्ष, उसके क्रियात्मक पक्ष, उसके भावात्मक पक्ष सम्मिलित होते हैं। अर्थात छात्रों के शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन जिसमें किया जाता है उसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं, है ना। तो चलिए अब जानते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, कि यह छात्रों के उपलब्धि स्तर का नियमित मूल्यांकन करता है ना। यानी ये नहीं है कि समय अंतराल पर करता है, ये लगातार करता है। दूसरा है कि इसमें छात्रों के शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी जो पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है उसका भी, और जो शैक्षिक नहीं है यानी शिक्षण के साथ साथ चलते हैं, है ना, उनका भी मूल्यांकन इसमें किया जाता है। तीसरा है, इसमें एक निश्चित समय अंतराल पर छात्रों के ज्ञान एवं उनके स्तर का जांच किया जाता है। कहने का मतलब एक निश्चित समय पर, जैसे एक पाठ पढ़ाया उसके बाद हम उसका जो है मूल्यांकन कर लिए, एक टॉपिक पढ़ाए उसका कर लिए, या एक जो है यूनिट मतलब ख़त्म किए उस यूनिट का परीक्षा ले लिए। कहने का मतलब एक निश्चित समय अंतराल पर जो है इसका परीक्षा लिया जाता है। चौथा है कि यह मूल्यांकन छात्रों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करती है ना। यह मूल्यांकन ऐसा नहीं है कि आप केवल पढ़िए और चुपचाप शांत बैठ जाइए, है ना, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। यह मूल्यांकन जो है छात्रों को सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा और पढ़ाने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे उनके ज्ञान की जाँच करने के लिए। तो इस कार्यनीति में जो है छात्र जो है हमेशा सक्रिय भागीदारी देता है। पांचवा है कि इस मूल्यांकन में छात्रों के कमजोरी एवं दिक्कतों को तुरंत पहचान कर उसका निदान किया जाता है। देखिए, यह मूल्यांकन है, जैसे कोई इस मूल्यांकन में कोई भी टॉपिक पढ़ाया गया है ना, तो उस टॉपिक को पढ़ाने में छात्रों को क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, कहने का मतलब उनको समझने में कहाँ दिक्कतें आई, कहाँ परेशानियाँ खड़ी हुई, उसको तुरंत पहचान कर टीचर उसका तुरंत निदान कर देता है। और छठा है, यह मूल्यांकन छात्रों को अभिप्रेरित करता है जिससे अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न होता है। देखिए, यह जो कार्यनीति है या मूल्यांकन है, यह छात्रों को प्रेरणादायी है, प्रेरणा देती रहती है। क्यों? क्योंकि उनको इससे पता चलता रहता है कि जो टॉपिक पढ़ाएगा उसको हमको कितना समझ में आ गया, कितना समझ में नहीं आया। तो जितना समझ में आ गया उसके लिए तो प्रेरित होते हैं, मतलब होते हैं कि हमने इतना सीख लिया, और जो नहीं सीखने उसके भी सीखने के लिए चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीख ले, अतः उसके लिए भी प्रेरित होते हैं। सातवां है कि यह मूल्यांकन छात्र केंद्रित होता है। इसमें रटने का स्तर पर समझने पर बल दिया जाता है। यह जो मूल्यांकन होता है, जो परंपरागत मूल्यांकन था कि जिसमें रट करके किसी तरह से विषय वस्तु को लिख दिया जाता था और अपने को उत्तम छात्र कहलाने लगते थे या परीक्षा पास कर लेते थे, है ना, तो ऐसा नहीं है। इस मूल्यांकन में क्या होता है कि रटने के स्थान पर समझने पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि कोई भी टॉपिक समझाया जाता है ना, और समझाने के बाद उसमें प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ रटने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। अब आता है कि नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। देखिए, हमने यहाँ लिखा है नीड ऑफ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, तो आप ये समझिए कि जो आवश्यकता और महत्व होता है वह सेम होता है ना। जब किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो उसके महत्वों के कारण से ही होगी, है ना। तो आवश्यकता और महत्व जब भी आएगा तो आप इस टॉपिक को समझ लेंगे कि यही आवश्यकता और महत्व है। तो देखिए, आमतौर पर परीक्षाएं सीखने की अवधि के अंत में ली जाती हैं और उनके लिए फीडबैक भी नहीं दिया जाता है ना। जब परीक्षा लास्ट में ली जाती है, उस परीक्षा में आप जैसा भी प्रदर्शन अपना कर लीजिए, उसके लिए कोई टीचर आपको फीडबैक नहीं देता है ना। अर्थात सीखने के परिणामों पर समयोचित व सतत तरीके से कार्यवाही नहीं की जाती है ना। परिणाम स्वरूप उनके ज्ञान का मूल्यांकन सही प्रकार से नहीं हो पाता है। तो इस मूल्यांकन के आवश्यकता और महत्व के जो कारण है वो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसके महत्व के और आवश्यकता के जो कारण है वो निम्नलिखित हैं। पहला है छात्रों में परीक्षा से उत्पन्न चिंता व तनाव को कम करना। देखिए, हमने आपको बताया भी इस टॉपिक में कि परीक्षाएं जो है छात्रों में तनाव और परेशानी पैदा करती हैं, है ना। जैसे ही वो सुनते हैं कि परीक्षा होने वाली है तो उनके अंदर तनाव शुरू हो जाता है ना, मानसिक चिंता शुरू हो जाती है। तो यह जो परीक्षा है वो इसका उद्देश्य यही है ना। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह परीक्षा छात्रों में
चिंता और तनाव को कम करता है, क्योंकि वे परीक्षा देते देते इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उनको परीक्षाओं से डर समाप्त हो जाता है ना। तो इस प्रकार से जो परीक्षाएं होती हैं उनसे वह चिंता और तनाव कम हो जाता है। दूसरा है कंठस्थ कसने के स्थान पर चिंतन शक्ति पर बल देना। देखिए, छात्र क्या होता था, परंपरागत परीक्षा में बहुत ज़्यादा रटने पर ध्यान देते थे और रट करके किसी तरह से परीक्षा पास कर लेते थे। लेकिन यह जो परीक्षा प्रणाली है वो उसकी आवश्यकता इसीलिए महसूस हुई कि छात्र याद न करें, विषय वस्तु को समझें और समझ करके अपने चिंतन शक्ति का विकास करें। तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई? तो इसकी आवश्यकता ये हुई कि चिंतन शक्ति के विकास पर बल देने के लिए। तीसरा है शिक्षा को पाठ्यवस्तु केंद्रित के स्थान पर छात्र केंद्रित बनाना, है ना। जो पहले के जो परीक्षा हुआ करते थे या इवोल्यूशन का जो तरीका हुआ करता था वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित हुआ करता था, है ना। लेकिन यह जो मूल्यांकन पद्धति है या नीति है वह छात्र केंद्रित होती है, क्योंकि यह छात्रों के लिए, है ना, छात्रों की सुविधा के लिए बनाई गई होती है। इसमें छात्र की आवश्यकताओं का ध्यान दिया गया होता है ना। तो इस तरह से यह ये जो आवश्यकता इसकी पड़ी वो इसलिए पड़ी कि जो मूल्यांकन पुस्तक केंद्रित है वो छात्र केंद्रित हो। चौथा है कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना। देखिए, पहले के जो शिक्षण हुआ करते थे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसमें गतिविधियों पर कम ध्यान दिया जाता था, ठीक है ना, जिससे छात्र कुछ विशेष नहीं सीख पाते थे, केवल विषय वस्तु का उनको ज्ञान होता था। लेकिन इस मूल्यांकन व्यवस्था में गतिविधियों को कक्षा को जोड़ा गया, यानी कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ दिया गया ताकि छात्र कुछ करके अनुभव प्राप्त करें और उससे जो है सीखें, है ना। तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई और इसका महत्व क्यों हुआ? क्योंकि इस मूल्यांकन विधि में गतिविधियों को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा गया। पांचवा है कि छात्रों का नियमित मूल्यांकन कर समस्याओं का निदान करना। देखिए, जब शिक्षक कोई भी टॉपिक पढ़ाता है, समझाता है और जो भी छात्रों का डाउट्स होता है उसको वह क्लियर करने का प्रयास करता है ना, ताकि अधिगम उसका सही तरीके से उचित प्रकार से हो सके। छठा है कि छात्रों की प्रगति पर तत्काल फीडबैक देना, है ना। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ाया गया, कोई भी विषय वस्तु पढ़ाया गया और छात्रों को जो समझ में आया उस पर तो उन्होंने अपना मोटिवेट किया ही उनको, है ना, फीडबैक दिया ही। लेकिन जो चीज़ें नहीं भी समझ में आया उसको तत्काल उसको फीडबैक दिया गया कि आप थोड़ा सा इसको इस तरह से समझ लेंगे तो ये चीज़ें क्लियर आपको हो जाएंगी, या कोरिलेट किसी चीज़ों से कर दिया जाता है तो वो चीज़ें आसानी से उनको समझ में आ जाती है। यानी उनके कमी और जो अच्छाइयाँ हैं उस पर शिक्षक जो है फीडबैक देता है, जिससे अब प्रेरित होकर के वह और सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। और सातवां है छात्रों में अच्छी आदतें विकसित करने, गलतियों को सुधारने एवं अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करना, है ना। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सीसी की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि छात्रों में अध्ययन की अच्छी आदतें विकसित करने के लिए, गलतियों को सुधारने का मौका देने के लिए तथा जो उनसे अपेक्षा की जाती है लक्ष्यों को प्राप्त करना उसके लिए, है ना। तो ये जो इसका इम्पोर्टेंस है और इसका जो नीड्स है वो आपने देखा कि ये 7 नीड्स या इम्पोर्टेंस हैं जिनके कारण सीसीई को स्कूलों में लागू किया गया। अब चलते हैं कि ये व्यवस्था बहुत अच्छी है और छात्रों के लाभप्रद भी है। तो जो चीज़ें लाभप्रद होती हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें भी होती हैं। तो वो दिक्कतें कहाँ होती हैं और किसके लिए होती हैं, चलते हैं उसको जानते हैं। तो इस जो पैटर्न से जो सीसी पैटर्न है उसमें जो है शिक्षकों को क्या क्या जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है उस समस्याओं की चर्चा कर लेते हैं। यानी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टीचर अंडर सीसीई, है ना। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में छात्रों को कठिनाइयों का सामना करने पड़ते हैं। वे कठिनाइयाँ निम्न प्रकार से हैं। पहला है इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वर्क, यानी कार्य का बोझ। देखिए, इस मूल्यांकन में वर्ष भर छात्र एवं शिक्षक दोनों पर इतना अधिक कार्य का बोझ होता है कि वे घुटन महसूस करते हैं। छात्रों को जहाँ
हमेशा परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है, वहीं शिक्षकों को हमेशा पेपर बनाना, कापी चेक करना, रिपोर्ट कार्ड तैयार करना इत्यादि कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण जितना समय उनको शिक्षण पर देना चाहिए उतना वो शिक्षण पर समय नहीं दे पाते हैं। ये समस्या उनकी है। दूसरी समस्या क्या वो महसूस करते हैं कि टाइम कंस्ट्रेंट्स यानी समय की कमी। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में इतना सारा काम और जिम्मेदारियां होती हैं कि शिक्षक अपने शिक्षण के लिए न तो नीति बना पाता है और न ही शिक्षण नीति पर पर्याप्त समय दे पाता है। वर्ष भर कोई न कोई कार्य लगा ही रहता है, कभी छात्रों के विकास का रिपोर्ट तैयार करना, तो कभी ये क्रियाकलाप करना, तो कभी वो क्रियाकलाप, कभी ये रिपोर्ट तैयार करना, तो कभी वो रिपोर्ट तैयार करना। इस तरह से कहने का मतलब है कि शिक्षकों को छात्रों पर जितना ध्यान देना चाहिए, शिक्षण पर जितना ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, है ना। और तीसरी जो आपकी समस्या इनकी है वो है कि नेग्लिजेंट एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, यानी माता पिता का उदासीन रवैया। क्या है? माता पिता का उदासीन रवैया। देखिए, कुछ छात्रों के माता पिता अनपढ़ होते हैं जो इस कार्यनीति में अपना सहयोग नहीं देते हैं। वे मानते हैं कि यह मूल्यांकन धन, समय और श्रम तीनों का वेस्ट करने वाला होता है, बर्बाद करने वाला होता है ना। क्योंकि जब देखो इसमें ये असाइनमेंट बनाना है, वो असाइनमेंट बनाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, छात्र पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सारा असाइनमेंट को बनाने में लगते रहे, सारे एक्टिविटी को पूरा करने में लगे रहते हैं। अतः शिक्षक उन्हें उनके व्यवहार से खिन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। चौथा है लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासेस, कक्षा में अधिक छात्र। देखिए, बहुत से शिक्षक कक्षा में इस मूल्यांकन को लागू करने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि इस नीति में छात्रों के कार्य करवाने पड़ते हैं, बहुत सारे कार्य करवाने पड़ते हैं, जिसमें समय भी लगता है। ऐसे में एक शिक्षक सभी बच्चों पर ध्यान रख पाने में असमर्थ पाता है। क्लास अगर बड़ा होगा तो शिक्षक सभी बच्चों पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाता है और यह कार्यनीति शोपीस बनकर रह जाती है और इसका लाभ जितना छात्रों को मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। तो शिक्षकों की एक समस्या ये भी है कि क्लास में बच्चे ज़्यादा अधिक होते हैं और चूँकि इस कार्यनीति में प्रत्येक बच्चों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, उनका मार्गदर्शन करना आवश्यक होता है, उनको परामर्श देना पड़ता है। तो जब इतने बच्चे ज़्यादा क्लास में होते हैं तो उन सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे इस कार्यनीति से जितने लाभ होने चाहिए उतने लाभ नहीं मिल पाते हैं। पांचवा है लैक ऑफ प्रॉपर फंडिंग, यानी धन की उचित अभाव, धन का जो अभाव है। इस मूल्यांकन में उचित मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको मूल्यांकन का कार्य सही प्रकार से किया जा सके, जिससे जो है मूल्यांकन का कार्य सही प्रकार से किया जाए। पर शिक्षक को तथा छात्रों को भी, है ना, उचित मात्रा में धन उपलब्ध नहीं हो पाता है। फलस्वरूप सही तरीके से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाता है। कहने का मतलब यह जो मूल्यांकन पद्धति है इसमें धन की बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कभी ये असाइनमेंट बनाना है, कभी वो कार्य करने के लिए कुछ लाना है, कभी वो ये करना है, कभी वो करना है। कहने का मतलब बहुत सारा इसमें धन की भी आवश्यकता होती है, हाँ, जो कि समय पर प्रॉपर धन नहीं मिल पाता है और जिसके अभाव में यह व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। छठा है बैलेंसिंग डाइवर्स लर्निंग नीड्स। कहने का मतलब है कि विविध प्रकार के सीखने की ज़रूरतों में संतुलन बनाना, है ना। चाहे देखिए चाहे कोई भी स्कूल हो, कक्षा में हम सभी देखते हैं कि छात्र अलग अलग प्रकार के होते हैं तथा उनके सीखने संबंधी ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं। अतः किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम में आते ही उन सभी को संतुष्ट करना एक शिक्षकों की बड़ी चुनौती होती है, बड़ी समस्या होती है कि इस व्यवस्था में सभी बच्चों को कैसे संतुष्ट किया जाए, है ना। और सातवां है टीचर्स वर्किंग टू मैनी रोल्स एट सेम टाइम, यानी शिक्षकों को एक समय में कई भूमिका निभाना। यानी शिक्षकों की एक समस्या है कि इस मूल्यांकन में शिक्षकों को एक समय में अनेक भूमिका निभाना पड़ता है, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका, मनोशिक्षक की भूमिका, परामर्शदाता की भूमिका, निर्देशक की भूमिका इत्यादि वगैरह।
जिससे वे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के ये सारा काम करना पड़ता है। इसके लिए वो प्रशिक्षित नहीं किया जाता है कि आपको इस व्यवस्था में, इस मूल्यांकन में कैसे क्या करना है, और इस मूल्यांकन को कैसे अच्छे ढंग से करना है, इसके लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। तो ये बिना प्रशिक्षण के इतने बड़े कार्य को करना एक बहुत बड़ी समस्या समझ में आती है। 8वां है कि परफॉर्मेंस प्रेशर फ्रॉम स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी स्कूल प्रशासकों का प्रदर्शन हेतु दबाव। देखिए, आजकल हम सभी लोग जानते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में सभी के सामने बहुत बड़ी स्पर्धा है। क्यों? क्योंकि सभी को अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़ता है। अगर कोई अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करता है तो अपना उचित विकास नहीं कर सकता है। ऐसे में स्कूल प्रशासक भी शिक्षकों से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दबाव बनाते हैं। वे उनके कठिन कार्यों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके मेहनत पर ध्यान नहीं देते हैं, बस केवल वो परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, रिजल्ट देखना चाहते हैं। ऐसे में शिक्षकों पर एक बहुत बड़ा दबाव होता है प्रदर्शन का और सारी जिम्मेदारियों को निभाने का, यानी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने प्रदर्शन को बनाए रखने का। तो ये सारी जो परेशानियां हैं वो शिक्षकों को सीसी पैटर्न में फेस करनी पड़ती हैं, सामना करनी पड़ती हैं। तो आज मैंने आप लोगों को इस अपने वीडियो के माध्यम से बताया कि सीसी अर्थात कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। फिर मैंने बताया आपको कि सतत मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व क्या होता है, और फिर लास्ट में हमने बताया कि सीसी पैटर्न में अध्यापकों को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आज आप सीसी पैटर्न को या सीसी एवोल्यूशन को सही प्रकार से समझ पाए होंगे, है ना। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।